सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और Q&A में आप सभी को वेलकम कहता हूं। आपको पता है कि इसमें हम लास्ट 1-2 वीक के जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ते हैं और उसके आंसर देते हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और हम टाइम नहीं वेस्ट करने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इसको इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला कमेंट हमारे पास आ जाता है यश कुमार का, जो कह रहे हैं कि सर एल्यूमिनियम का कंडेंसर हटाकर हम कॉपर का कंडेंसर लगा सकते हैं, इसमें कंप्रेसर को कोई दिक्कत तो नहीं, इसका प्रेशर हाई या लो इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने देखे होंगे कि कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिसमें इंडोर या आउटडोर यूनिट में जो कॉइल हमारा होता है एवापोरेटर या कंडेंसर, कुछ यूनिट में होता है कॉपर का, मोस्टली कॉपर का ही होता है, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जिसमें जो है एल्यूमिनियम यानी सिल्वर का लगाया गया होता है। तो अगर आप हटाकर कॉपर का कंडेंसर लगा रहे हैं या फिर आप रेफ्रिजरेटर में ही कह लें कि आप फ्रीज़र जो होता है ऊपर वाला जिसमें हम पानी वगैरह फ्रीज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है नॉर्मली जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं आपको एल्यूमिनियम का ही वहाँ पर एवापोरेटर मिलता है। लेकिन कुछ रिप्लेस जब हम बाद में उसको रिपेयर करते हैं, लीकेज हो गया तो हम कई बार वो पूरा बॉक्स न्यू बना देते हैं, तो उसमें हम एल्यूमिनियम का भी लगा सकते हैं और उसमें हम जो है सिंपल कॉपर पाइप का भी लगा सकते हैं, उसकी मेजरमेंट करके, यानी कि कॉपर कितने फीट पाइप था उतने फीट जो है हम एल्यूमिनियम के हिसाब से कॉपर उतने फीट ही हम जो है कॉपर का पाइप लगा देंगे। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कॉपर का लगा सकते हैं एल्यूमिनियम की जगह। यहाँ पर हमसे चौधरी खालिद भाई पूछ रहे हैं कि सर हमारा 1 टन का एसी है जो कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो वो स्टार्टिंग में 4 एम्पेयर लेता है और उस वक्त जो है उसका प्रेशर जो है रनिंग प्रेशर 50 PSI होता है और 5 मिनट के बाद जो है इसका प्रेशर 120 PSI हो जाता है और इसके एम्पेयर 1.7 पर आ जाते हैं। अब अगर ये साथ में बता देते कि ये इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर तो इनका जवाब इनको एग्जैक्ट मिल जाना था, लेकिन अभी मैं आपको दोनों तरफ से बता देता हूँ कि अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है तो फिर तो आपका आउटडोर यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है जिसकी वजह से प्रेशर उसका बाद में बढ़ जाता है, सर्कुलेट नहीं गैस कर रही, हाई प्रेशर हो जाता है जो आपको 120 की शक्ल में देखने को मिल रहा है। फैन चल रहा है, इंडोर यूनिट चल रहा है तो उसके आपको 1.7 एम्पेयर शो हो रहे हैं। अगर आपका इन्वर्टर है तो इन्वर्टर 1 टन में मोस्टली ऐसा ही होता है कि आप स्टार्टिंग में जब उसको चलाएंगे तो एम्पेयर थोड़े से ज़्यादा होंगे, मतलब 3-4 एम्पेयर होंगे और उसका प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है और उसका प्रेशर 120 और 125 130 के आसपास ही रनिंग में होता है। और कुछ देर चलने के बाद इन्वर्टर एसी जो है अपने एम्पेयर जो है वो नीचे ले आता है। तो हो सकता है अगर आपका इन्वर्टर एसी है तो वो तो फिर बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपको कूलिंग नहीं मिलती 5 मिनट बाद, जब आपने कहा कि 120 PSI प्रेशर हो जाता है, कूलिंग अगर आपको नहीं उस वक्त मिल रही तो इसका मतलब अगर नॉन इन्वर्टर है तो उसका आउटडोर यूनिट जो है वो कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है और फैन मोटर हो सकता है मे भी चल रहा हो और इंडोर यूनिट तो चल ही रहा होगा और उसके एम्पेयर आपको शो कर रहा है। सौरभ मलविया कह रहे हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम अपने एयर कंडीशनर में लो प्रेशर हाई प्रेशर एक स्विच यूज़ किया जाए तो क्या कंप्रेसर को ब्लास्ट होने से ये बचा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बचा सकता है। अगर आपका गैस का प्रेशर लो है तो वो उसको ऑफ करवा देगा, तो मतलब कि कंप्रेसर हमारा नहीं चलेगा। अगर प्रेशर हाई है तो फिर भी वो हमारे कंप्रेसर को सप्लाई जो है वो कट आउट करवा देगा। अगर देखें तो हम 1 टन 2 टन नॉर्मल जो हमारे यूनिट स्प्लिट एसी हैं 1.5 टन तक, इनमें जो है हमें लो प्रेशर हाई प्रेशर स्विच नहीं मिलता। 4 टन से हमारा ये स्टार्ट होता है जिसमें आपको LP और HP स्विच मिलता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि LP और HP स्विच जो है कैसे काम करता है और इसकी कनेक्शन वायरिंग कैसे की जाती है। तो बिल्कुल अगर ये सक्शन डिस्चार्ज पर एक ये लगा दिया जाए हमारे स्प्लिट एसी में भी, तो अगर कोई चांस बने भी, वैसे चांस ब्लास्ट के इतने नहीं होते, अगर कोई बने भी तो ये उसको रोक तो सकता है। बड़े यूनिट में अगर आप देखेंगे तो आपको LP और HP स्विच लाजमी से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमसे आदिल खान पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारे रेफ्रिजरेटर में गैस ओवर हो जाए, मतलब उसके रिटर्न पाइप पर आइस आ जाए, तो क्या वो कूलिंग कम करता है या फिर ज़्यादा जो है उसकी प्लेट पर आइस आती है? तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो प्लेट के ऊपर ज़्यादा आइस आएगी और इसके अलावा बर्फ़ तो वो नॉर्मली पोजीशन पर आपका जमाएगा, मतलब कूलिंग अपनी जगह सही काम कर रही होगी, उसकी रेफ्रिजरेटर सही काम कर रहा होगा, लेकिन कंप्रेसर जो है उसका ओवरहीट होगा और जल्द ही जल्द ट्रिप होगा, क्योंकि वो ओवरहीट होगा, उसकी ओवरलोड जो है वो सेंस करेगी तो वो जल्द ही ट्रिप हो जाएगा क्योंकि गैस उसमें ओवर है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है उसकी गैस को लेवल पर ही रखें।
मकसूद अफरीदी हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि सर ब्लोअर मोटर के इंडोर यूनिट में 2 स्पीड जो है वो काम नहीं करते। इसमें आपकी इंडोर यूनिट की जो पीसीबी किट है वहाँ पर रिले लगी होती है, 3 रिले मोस्टली लगी होती है। अगर आपकी 3 स्पीड है तो 3 रिलेज लगी होगी। उसमें आपकी 2 रिलेज जो है हो सकता है आप रिमोट से तो कंट्रोल कर रहे हैं, स्पीड को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रिले जो है वो आपकी जो फ़ैन मोटर है उसकी हाई या लो जो सी भी स्पीड काम नहीं कर रही वो उसको सप्लाई नहीं पहुँचा रही। तो ऐसे सूरत में आप सिंपल उसकी पीसीबी को निकालें और उसकी रिले को टेस्ट करें। उसके ऊपर मैंने वीडियो शायद बना दी है, अगर नहीं बनाई तो मैं जल्द ही बना दूंगा उसकी रिले को टेस्टिंग करने की। तो रिले को आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर रिले डेड है तो आप आसानी से रिले चेंज कर सकते हैं। मोस्टली रिले का ही इशू बनता है, पीसीबी में रिले लगी होती है इसकी। तो अगर रिले आपकी बिल्कुल सही है तो फिर उसके बाद आपका जो है इसमें फ़ैन मोटर में जो है जिस स्पीड की जो स्पीड आप कंट्रोल कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही, तो उसकी वाइंडिंग जली हो सकती है। मोस्टली रिले का ही इशू बनता है। दीपक कुमार कह रहे हैं कि सर अगर रेफ्रिजरेटर में R600 का कंप्रेसर लगा हुआ है, R600A रेफ्रिजरेंट वाला कंप्रेसर लगा हुआ है, वो जल गया है तो क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं? R134 का चेंज करके लगा सकते हैं जिसमें R134 गैस चार्ज होती है। जी बिल्कुल दीपक कुमार भाई, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का जो है ख्याल रखना है। आपको पता होगा कि R600 जो रेफ्रिजरेंट है उसको आग लगने के चांसेस होते हैं। आप उसके सामने टार्च वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। तो आप कंप्रेसर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेसर चेंज करने से पहले आपको जो है उसकी अच्छे से फ्लशिंग करनी होगी, उसके कंडेंसर की और उसके एवेपोरेटर की, ताकि जितना हो सके कि उसमें ऑयल जो है वो लगा हुआ है, थोड़ा बहुत ऑयल या डस्ट कचरा हो R600 वाला, तो वो आसानी से बाहर निकल जाए। उसमें आप लिक्विड भी लगा सकते हैं, R134 का लिक्विड गुजार सकते हैं ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। तो मतलब आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें जो है आपको फ्लशिंग यानी कि उसके पाइपों को जो है अच्छे से आपने वॉश लाजमी से करना है। कामरान खान हमसे पूछ रहे हैं कि सर अगर एसी में गैस बार बार लीक हो रही है और लीक मिल भी नहीं रही तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, अगर गैस लीकेज है, आपने प्रेशर चेक किया गैस नहीं है, तो इसका मतलब गैस लीकेज है। अब वो फ्लेट नट से लीकेज है या फिर आपके सर्विस वॉल जो आउटडोर यूनिट के होते हैं वहाँ से लीकेज है, तो मतलब कहीं ना कहीं से वो लीकेज है। आप उसको प्रेशर दें, इंडोर को अलग प्रेशर दें, आउटडोर यूनिट को अलग प्रेशर दें, उसमें लीकेज टेस्ट करें। नहीं मिलती तो आप अपने पाइपलाइन को भी जो डिस्चार्ज और रिटर्न पाइपलाइन है उसको भी प्रेशर देकर टेस्ट करें। लीकेज आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी, क्योंकि अगर गैस लीकेज ना हो हमारा यूनिट तो गैस आपकी कहीं पर भी नहीं जाती। मतलब गैस आपकी 10 साल भी हो तो वहीं पर रहेगी, सेम प्रेशर आपका 10 साल भी आपको बाद देखने को मिलेगा। तो अगर लीकेज आपको, कई बार ऐसा होता है कि लीकेज नहीं मिल रही होती, बहुत माइनर सी लीकेज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? मैंने एक वीडियो बनाई है काफ़ी पहले, 1-1.5 साल पहले बनाई थी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपको कहीं पर डाउट हो, जहाँ पर ऑयल वगैरह आया हो, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि गैस लीकेज हो। तो आप क्या करें कि कई बार ऐसा होता है कार्बन ऊपर आया होता है, माइनर सी लीकेज होती है, वो आपको पानी में अगर आप टिप भी करते हैं उसको तो वो फौरी से बबल आपको नहीं दिखाती, तो कुछ सेकंड के बाद वो एक पॉइंट मतलब एक बबल दिखाती है और आपका प्रेशर फिर भी आपको उतनी देर में प्रेशर आपको नहीं गिरता हुआ देखने को मिलता। तो वहाँ पर आप अपने उसमें, अगर आप इंडोर यूनिट है तो उसमें आपको कहीं पर डाउट है, ऑयल है, तो वहाँ पर आप क्या करें, उसको प्रेशर पहले उसका निकालें और आप अपनी टॉर्च गैस वेल्डिंग की मदद से उसको हल्की हल्की हीट दें और वायर वाला ब्रश रखें, उसके साथ उसके ऊपर से अच्छे से कार्बन को हटा दें। उसमें आपको काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी लीकेज आपको आसानी से सामने आ जाए। और अगर आप प्रेशर कम देंगे तो ये भी एक रीज़न होता है कि प्रेशर आप कम दे रहे हैं, उतने प्रेशर में आपको लीकेज नहीं मिल पाती। तो मैक्सिमम भी आप जो है कम से कम इसको 350 प्रेशर दे सकते हैं, 400 भी दे सकते हैं, तो 350 आप मैक्सिमम प्रेशर दिया करें तो उसमें आपको लीकेज आसानी से मिल जाएगी। फरहान अहमद कह रहे हैं कि सर हमारा ओरिएंट डीसी इन्वर्टर एसी है जिसमें इंडोर यूनिट में बर्फ़ जम जाती है और उसके दोनों पाइप्स के ऊपर भी बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इसका देखें, अगर ये फॉल्ट अगर आपके सामने आ रहा है तो इसमें आपके इंडोर यूनिट को अगर आपने सर्विस नहीं करवाया तो एक तो ये रीज़न है कि सर्विस होने वाला होता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, डस्ट की वजह से इसके फ़िल्टर ब्लॉकेज है, तो आपकी हवा क्रॉस नहीं हो रही होगी, तो गैस जो सर्कुलेशन कर रही होगी उसके ऊपर जो नमी बनेगी वो आइस बनती जाएगी। एक तो ये है। अगर आपने सर्विस भी करवाया हुआ है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है और आपका एसी चोक भी नहीं हो रहा, मतलब गैस आपकी बिल्कुल ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये होती है जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है कि इसकी जो फ़ैन स्पीड है वो लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो, जो कि फिर भी वही सिचुएशन बन जाती है जैसे
मैंने आपको बताया कि सर्विस होने वाला हो तो हवा क्रॉस नहीं होगी, तो अगर आपका ब्लोअर स्पीड लो हो जाएगी तो वो भी सही से हवा क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर भी आपकी आइस ऊपर जम जाएगी, आइस बनेगी। तो आपको उस सूरत में जो है इसकी रिमोट से हाई स्पीड करके टेस्ट कर लेनी चाहिए। अगर रिमोट से हाई स्पीड करने के बावजूद भी अगर आपकी स्पीड लो है तो इसमें जो है कैपेसिटर का इशू हो सकता है, आप चेंज कर सकते हैं। मोटर का इशू होगा या कैपेसिटर का इशू होगा। अवैस मलिक कह रहे हैं कि सर हमारा 3 साल पुराना एसी है, जब हमने अब ऑन किया है तो उसका आउटडोर यूनिट जो है वो नहीं चल रहा है, इंडोर यूनिट जो है वो बिल्कुल सही से चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता दूं कि इस तरह आप इसको फॉल्ट को सबसे पहले तो क्लियर करें कि इंडोर यूनिट में फॉल्ट है या आउटडोर यूनिट में। ये कैसे क्लियर होगा, आउटडोर यूनिट नहीं चल रहा तो 5 मिनट 10 मिनट बाद आप आउटडोर यूनिट की सप्लाई पर अपना जो है एम्पेयर मीटर जो है वोल्टेज पर सेलेक्ट करके मल्टीमीटर लगा कर देखें वहाँ पर सप्लाई आ रही है आउटडोर यूनिट में कि नहीं। अगर आ रही है तो मतलब कि इंडोर यूनिट में कोई फॉल्ट नहीं है, आउटडोर यूनिट में फॉल्ट है, सप्लाई उसको मिल रही है लेकिन आउटडोर आगे चल नहीं रहा। उसमें कैपेसिटर का इशू हो सकता है, उसमें जो है आपके कंप्रेसर कहीं ना कहीं से मतलब सर्किट जो है वो रुका हुआ है, न्यूट्रल रुकी हुई है, या फिर कोई फेस ब्रेक है जिसकी वजह से सप्लाई आगे नहीं मिल रही लेकिन आउटडोर यूनिट को मिल रही है। अगर वहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, वोल्टेज नहीं आ रहे, तो मतलब आउटडोर यूनिट आपका अभी फॉल्टी नहीं है, आपका इंडोर यूनिट में फॉल्ट है। इंडोर यूनिट में क्या फॉल्ट हो सकता है, आपकी जो रिले है 3 साल उन्होंने जैसे बोला कि कई बार रिले जो है वो जाम हो जाती है, लेकिन मोस्टली नहीं होती, लेकिन हो भी जाती है, रिले ख़राब हो जाती है। वो 3 मिनट बाद जो है जब उसको आउटपुट निकालनी चाहिए तो वो आउटपुट नहीं निकाल रही होती, तो मतलब आप फिर वहाँ से चेक करें कि वो आउटपुट नहीं निकाल रही, तो मतलब कि रिले का इशू है। उसमें सेंसर का इशू भी हो सकता है और रिले का इशू हो सकता है। सेंसर मतलब वो रूम टेम्परेचर सेंसर, क्वाइट टेम्परेचर सेंसर जो है वो आप बाहर निकाल के उसको साइड पर रख के और टेम्परेचर अपना 16 रिमोट से रख के चला के टेस्ट करें, या फिर अगर आपके पास टेस्ट के लिए स्पेयर पड़े हुए हैं सेंसर तो वो लगा लें ताकि आपका फॉल्ट आसानी से क्लियर हो जाए। मोस्टली इसमें इशू बनेगा आपका रिले का, जो कि इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट को ऑपरेट करती है, डिले टाइमर जो रिले होती है। खीजर अली यहाँ पर कह रहे हैं कि सर डीप फ्रीजर का कंप्रेसर है जो कि 1.0 यानी कि 1 एम्पेयर ले रहा है और हीट काफ़ी हो रहा है, ऑटो ट्रिप नहीं हो रहा। इसमें खिजर भाई देखें, आप अगर कूलिंग वगैरह सही है फ्रीज़र में तो इसका मतलब कि वो थर्मोस्टेट से ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, मुसलसल चलते जा रहा है। तो थर्मोस्टेट को आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है कि आप थर्मोस्टेट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो थर्मोस्टेट का ही इसमें इशू होगा, 90% चांसेस है कि थर्मोस्टेट का ही इशू होगा। अगर थर्मोस्टेट ट्रिप कर भी रहा है तो आपका जो कंप्रेसर है उसकी ओवरलोड जो है वो आपके कंप्रेसर को ट्रिप नहीं करवा रही अगर वो ओवरहीट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप गैस चेक करेंगे, अगर पिन वाल लगा हुआ है तो आप इसमें गैस चेक कर सकते हैं, मतलब इसमें आपकी डिस्चार्ज जो है वो अच्छे खासी गर्म हो रही होगी। और अगर आपकी रिटर्न जो है वो नॉर्मल ठंडी है तो मतलब ठीक है, अगर चिल है फिर भी ठीक है, बस उसमें आइस ना आनी चाहिए। अगर आइस आ रही है तो मतलब उसमें गैस ओवरचार्ज है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि गैस ओवरचार्ज है, उसकी वजह से ट्रिप कर रहा होगा। मोस्टली जो है अगर गैस ओवरचार्ज नहीं है तो आपकी थर्मोस्टेट का इशू होगा या फिर आपके कंप्रेसर में रिले ओवरलोड का इशू होगा। मोस्टली यही प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये भी प्रॉब्लम आपकी ठीक है फिर कंप्रेसर का चांसेस है कि कंप्रेसर कूलिंग सही से जो है फ्रीज़र में भी नहीं कर पाता और पहले ही यानी कि ओवरहीट होकर या फिर ओवर करंट लेकर ट्रिप कर जाता है। तो वो आपको चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले कि इसका थर्मोस्टेट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद आपको कंप्रेसर की ओवरलोड वगैरह चेक कर लेनी चाहिए। आसिफ अली पूछ रहे हैं कि सर जो कूलिंग कॉइल होता है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में उसको मैक्सिमम कितना प्रेशर दिया जाता है। आसिफ भाई यहाँ पर आपको बताऊँ कि वो एलुमिनियम का होता है, तो एलुमिनियम में जब भी आप प्रेशर देंगे तो आप कम ही देंगे। मैक्सिमम भी जो हमारे नॉर्मल डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है उसमें प्रेशर अगर देंगे तो 70-80 PSI आप प्रेशर दे सकते हैं, 100 प्रेशर भी दे सकते हैं। मैक्सिमम 70 से 80 PSI आप प्रेशर उसको दें। अगर आप उसको 100 प्रेशर या 150 प्रेशर या इससे ऊपर प्रेशर लेकर जाएंगे, उसमें चार्ज करेंगे प्रेशर, एयर का प्रेशर लीक टेस्ट करने के लिए, तो वो जो है सिल्वर या कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाएगा। कोई जॉइंट लगा है तो वो क्रैक हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, तो या फिर कहीं ना कहीं से वो आपकी सिल्वर प्लेट जो है वो डैमेज हो जाएगी, उसके पाइप जो है वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, मतलब उसमें हवा भरकर वो फूल जाएंगे।
तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार केस हुआ है। स्टार्टिंग में जब अभी नया नया काम सीख रहा था तो उसमें प्रेशर जो है हमें इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उसमें प्रेशर हमें जो है मैक्सिमम जो है 100 से ऊपर तो नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 70-80 प्रेशर आप उसको दें, 70-80 PSI, और आसानी से आप उसमें अपनी लीकेज जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।